देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक बात साफ साफ जान लो, इस घर में तुम्हारा जितना अधिकार है, अभय का भी उतना ही अधिकार है। इसीलिए अभय यहीं रहेगा। अभय तो अपने भाई के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं कहता। क्या हुआ? चुप क्यों हो? बताओ। हे रघुवीर, उनकी तो बदनामी हो रही है। सबको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, लेकिन बड़ों के आगे बात करना उचित होगा क्या? देवर जी, जो घटना घटी है वो मैं आपके सामने नहीं कह सकती। अंदर महल की बातें अंदर ही रहने दीजिए। प्रीतराम, गोदाम में किसी को भेजो। वहां आग लगवाने की कोशिश की गई थी। चंदर को ये पता है। मुझे लगता है कि चंदर वहीं गया होगा। ओ दीदी, उन लोगों की अब तक कोई खबर नहीं मिली। चाचा जी लौट आए हैं? तो फिर देवर जी गए कहाँ हैं? हे जनार्दन जी, आप और कितने परीक्षा लेंगे मेरी? सब तो आपने छीन लिया है भगवान। और इस घर संसार की मुसीबत मत बढ़ाइए और सत्यानाश मत कीजिए। सुनो, रात के पहरे के लिए तुम लोग कितने पहरेदार हो? मालिक, हम 6 लोग हैं। 6 जन क्यों? मैंने तो सरदार से 12 लोगों को रखने के लिए कहा था। बाकी लोग कहाँ हैं? सरदार से बार बार कहा है कि गोदाम की पहरेदारी के लिए पहरेदार बढ़ा दे। सुनता ही नहीं है। इस गोदाम को अगर फिर से आग लगी तो बड़े मालिक किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मुझे सरदार से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम लोग अभी जाओ। छोटे मालिक, आप यहाँ? मुनीम जी, सुनने में आया कि हमारे गोदाम को जमींदारों ने जला दिया है। तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन ये गोदाम बच गया है अभय बाबू की वजह से। जमींदारों के साथ देवर जी की कुछ बात हुई है। फिर उन्हीं जमींदारों के हाथ से खुद को जोखिम में डाल के उन्होंने गोदाम को बचाया है। मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप जल्दी इस विषय पर ध्यान दीजिए। मुनीम जी, जी, आप अभी हिसाब का बही खाता यहाँ लेकर आइए। मैं यहीं बैठ के देखूंगा। ठीक है जी। अभय तो कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ जा सकता है? अस्त्र हाथ में लेकर कहीं वो शिकार पे तो नहीं गया? तो फिर किस मकसद से वो बंदूक हाथ में लेकर निकला है? चालाक लोमड़ी और तुम्हारे जैसे डरपोक नामर्द ही इसी तरह पीछे से आक्रमण करते हैं। साहस है तो सीधे सीधे सामने से वार करते। पिस्तौल तो मेरे पास भी है, लेकिन मैंने सोचा था पीछे से नहीं, सामने खड़े होके तुम्हें गोली मारूंगा। आप अपने आप को क्या समझते हैं राजचंद्र दास? साहस सिर्फ तुम में ही है, आपके जैसा बल और किसी में नहीं है।
आप खुद ही लाठी चलाने में, बंदूक चलाने में, कुश्ती में सबसे ज्यादा माहिर हैं। लो, फेंक दी बंदूक। अब बताइए कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप? पहले लाठी की लड़ाई में मुझे हरा के दिखाओ, उसके बाद मुझे गोली मारो। ठीक है, फिर यही होगा। हाँ भाई। चंदर, इतनी रात गए तुम लोग यहाँ पर? चलो घर चलो, मैंने कहा घर चलो। चाचा जी, आप भी आ गए? अच्छा ही हुआ। आज अभय और मेरे बीच द्वंद्व युद्ध होगा, उन पुराने दिनों की तरह। आप ही इसकी आखिरी राय देंगे। कोई है तो लाठी लेकर आओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अभय, चंदर, तुम दोनों रुक जाओ। हाँ। आप बीच में मत आइए, हमें मत रोकिए। कुछ भी हो, आज फैसला होकर रहेगा। देखते हैं राज चंद्रदास हर काम में माहिर है कि नहीं। तुम्हारा गुरूर आज मैं जरूर तोड़ूंगा। सावधान! मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, जैसे कोई नई मुझसे बताने वाली है। नहीं दीदी, आप देखना, रघुवीर जरूर रक्षा करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए।
अभय, धर्म की जय और अधर्म का विनाश सदा होते आ रहा है। ऐसा नहीं कि तुम्हें लाठी चलाना नहीं आता। तुम्हारा रास्ता अधर्म का रास्ता है, पाप का रास्ता है, इसलिए तुम इस लाठी के खेल में हार चुके हो। तुम्हें आखिरी बार सावधान कर रहा हूं, अभी भी समय है, खुद को सुधार लो, नहीं तो चंदर, 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 छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो चंदर? अब क्या भाई के हाथों भाई का खून होगा? भाई, ये मेरा भाई है, ये वंश का कलंक है, इसलिए मैंने इसे। चंदर, ये सब बातें बाद में होंगी। तुम भूल मत जाओ कि तुम्हारे पिताजी, नाना जी अब तक जीवित हैं। जो निर्णय लेना है वो दोनों मिलकर लेंगे। चलो घर चलो, सब लोग घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चलो, आओ मेरे साथ। अभय बाबू, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाके देखती हूँ, तब अंदर आना। और किसी को कुछ भी पता न चले ये बता देती हूँ, याद रखना तुम लोग। ये क्या है? तुम यहाँ? उधर तुम्हारी सास को घुटनों में दर्द हो रहा है। जाओ देखो, जाके वैद्य जी का तेल उनके घुटनों पर लगा दो। क्या हुआ क्या है? जाने के लिए कहा ना, उठो। अरे अब उठो भी, कोई बात नहीं सुनती हो। उठो कह रही हूँ ना। तुम अभी भी यहीं खड़ी हो और सास इतने दर्द में है। ये क्या? ग्वाला बहुएं यहाँ क्यों आई हैं? दरअसल पूजा है ना, तो कितना दूध चाहिए वही पूछने आई थी। मालकिन तो अंदर गई है ना, इसलिए हम लोग यही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये चादर, रस्सी, ये सब ये तो... क्या? तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? हाँ, और उधर तुम्हारी सास दर्द से तड़प रही है, वो तुम्हें बुला रही है। जाओ जल्दी जल्दी। इतना धीरे धीरे जाने की क्या जरूरत है? हाँ, पैरों में जोर नहीं है क्या? भाग के जाओ। मुझे तो सोचने में भी शर्म आ रही है। क्या ये है दास वंश का भविष्य? इस प्रीत राम दास ने एक दिन बेसहारा लाचार अवस्था में डाकुओं के अत्याचार से पीड़ित होकर मन्ना परिवार में आश्रय लिया था। मैंने अपनी मेहनत से, परिवार की दया से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, ये व्यापार खड़ा किया, और हमारे वंशज सबके सामने लाठियों से लड़ रहे हैं। वाह 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 वाह। मेरे जीवन में भी बुरे दिन आए। उस समय मेरे साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाने वाले मेरे दो भाई रामतनु और कालीचरण। भैया मैं माफी चाहता हूँ। अभय ने जो कुछ भी किया। काली नहीं, सिर्फ अभय ने अन्याय नहीं किया है, राजचंदर ने भी अन्याय किया है, उसको भी माफी मांगनी चाहिए। नहीं नाना जी, मैंने कोई अन्याय नहीं किया है। उल्टा मैं देख रहा हूँ कि इस घर में आप लोग अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। नानी माँ, दादी माँ ने मुझसे कहा है जनार्दन जी के पैरों में पड़े रहने के लिए। मैं पूजा घर के अंदर ही रहूंगी, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। आप विश्वास कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आप विश्वास कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए नानी माँ, माफ कर दीजिए।
नाना जी, आपको पता है कि इस दास परिवार में क्या अनर्थ हुआ है? ये अभय सारी शर्म हया त्याग दी है क्या चंदर? किसके सामने क्या बात करनी है पता है तुम्हें? इतना नीचे कैसे गिर सकते हो तुम? मैं इतने दिन सोच रहा था कि मेरे व्यापार को तुम आगे लेकर जाओगे। उस जमाने के जगत सेठ के बाद तुम्हारा नाम, मेरे बेटे राजचंद्र दास का नाम लोगों की जुबान पर होगा। लेकिन मैं गलत सोच रहा था, एकदम गलत। आप इतने गुस्सा मत कीजिए भैया, शांत हो जाइए। देखिए चंदर और अभय अभी भी बच्चे ही हैं और जो होना था वो हो चुका है। मुझे लगता है अब भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता चला कि अभय फिर से अन्याय कर रहा है और वो देखने के बाद भी उसे सजा नहीं दी जा रही है, तो फिर ऐसी घटना फिर से हो सकती है। भैया, मैं सिर्फ आपके सम्मान के कारण ही इतनी देर से चुप था। बार बार जिस काम के लिए आप मुझे धुतकार रहे हैं, ये काम हमेशा से हर घर में होता आया है। इसके लिए भाई भाई पर हाथ नहीं उठाता है, और हमारा तो खून का रिश्ता है ना। अभय, तुम अपने अन्याय को फिर से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं चाहूं तो पिताजी, नाना जी, चाचा जी के सामने भी तुम्हें सबक सिखा सकता हूं। मैं राम मोहन रॉय का साथी हूं। लड़कियों का सम्मान करना अन्याय है और ये अन्याय मैं किसी भी हाल में सहन नहीं करूंगा। शानदार! माँ, दर्द थोड़ा कम हुआ आपका? नानी जी ने बताया कि आपके घुटनों में भी दर्द है। मैं घुटनों में तेल मालिश कर दूं? नहीं नहीं छोटी बहू, उसकी जरूरत नहीं है। दर्द और कहाँ है? दर्द है ना, घुटनों में दर्द है। हाँ, लेकिन माँ, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? जैसे कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है माँ, बताइए ना, बताइए क्या हुआ है? आप डर क्यों रही हैं? डर मतलब असल में क्या हुआ है ना छोटी बहू, चंदर और अभय के बारे में सुनकर दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। देखो छोटी बहू, नहीं चाहते हुए भी लड़कियों के कारण घर संसार में मुसीबत आ ही जाती है। वैसे लड़कियों को घर संसार में रहना उचित नहीं है ना? बताओ छोटी बहू। तो देखना छोटी बहू, मुझे इस घर में नहीं रहने देंगे। मुझे काशी भिजवा देंगे। लेकिन ये चादर, रस्सी, ये सब क्या? तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? हाँ, और उधर तुम्हारी सास दर्द से तड़प रही है, वो तुम्हें बुला रही है। कुछ हो रहा है क्या पूजा घर में? दीदी तो वहीं पर है। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो छोटी बहू? सुनो, मत जाओ।
कहाँ चली गई? दीदी पूजा घर छोड़ के कहाँ चली गई? दीदी, दीदी! ओ दीदी, दीदी! सुबाला दीदी, ओ सुबाला दीदी, दीदी कहाँ? ये क्या? आप लोग क्या कर रही हैं? दीदी! दीदी, 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 पानी, ओ दीदी, पानी, कोई है यहाँ पर? पानी लेकर आओ। सुबाला, रुको। चंदर, आप लोग भी आ गए? अच्छा ही हुआ। आप लोगों से मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। कैसे प्रश्न? मेरे घर वापस आने से आप लोगों को परेशानी हो गई है ना? ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। रानी, तुम भाभी को लेकर अंदर जाओ। सुबाला, रुकने के लिए कहा ना? बताओ, ये काम तुम्हें किसने करने को कहा है? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इस दास महल में तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अपराध के लिए तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिले, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। नहीं, मैं तो गरीब इंसान हूँ। आप ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं मर जाऊंगी छोटे मालिक। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं मर जाऊंगी छोटे मालिक। आप मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक। आप मुझे माफ कीजिए। तुम्हारे साथ कोई अन्याय ना हो, इसलिए तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। बताओ, बताओ, ये काम किसने करने को कहा है? चंदर, तू इस वक्त बहुत गुस्से में है। औरतों की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। तू पुरुष है, तू इसमें क्यों पड़ रहा है? सुबाला, अंदर जा, तेरी खबर लेती हूँ। जा कहा ना? माँ, आप लोगों के आचरण से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। नानी जी हमेशा भाभी को नापसंद करती आई हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि दुनिया के दस्तूर को मानकर उन्हें काशी भेज दिया जाए। उनके लिए वो जगह सही है। लेकिन दादी, लेकिन आप लोगों में ये परिवर्तन कैसे हो गया कि आप लोग भाभी को इस तरह से घर से निकाल रहे थे? माँ, आपने सिखाया था ना, भाभी माँ जैसी है, उनको मैं माँ जैसी भक्ति करूं। लेकिन आज भाभी को इस तरह से। चंदर बेटा, विश्वास कर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि बड़ी बहू को इस तरह। अरे ओ जोगी, जोगी सुन बेटी, ओ जोगी। चंदर, जब तू मेरी उम्र का हो जाएगा, उस दिन तुझे समझ आएगा। इस संसार में ना चाहने वाले काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि इस संसार में हम लोग रहते हैं।
और इस संसार के नियम कानून हमें मानने पड़ते हैं। बड़ी बहू का दर्द मैं समझती हूँ। उस दर्द से तो मैं भी गुजरी हूँ। लेकिन अगर घर का कोई पुरुष बुरी नजर से दिखता है तो एक छत के नीचे नहीं रहा जा सकता। तुझे तो सब कुछ समझ में आता है। मैंने भी बड़ी बहू को काशी भिजवाने के लिए कहा था, लेकिन इस तरह से नहीं। विश्वास कर। दादी, भाभी को काशी क्यों भेजा जाएगा? अभय इस घर में क्यों रहेगा? क्या ये नियम आप लोगों के समाज से कभी नहीं बदलेगा? माँ, आपने ऐसा काम किया है? छी 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 छी, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। बड़ी बहू को इस तरह से बांध के ले जा रहे थे। नहीं 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 नहीं, मैं सोच ही नहीं सकती। मैं किसी भी हाल में नहीं सोच सकती ऐसा। माँ, आपके मुंह पर मैंने कभी कोई बात नहीं की है, लेकिन इसके लिए आपने मुझे मेरे बेटे की नजर में नीचा दिखा दिया। मुझे इस तरह से नीचे गिरा दिया आपने। ये मैंने कभी नहीं सोचा था माँ, कभी नहीं सोचा। चुप हो जा जुगी, चुप हो जा। अभी इतनी भली बनने का नाटक मत कर। जब बड़ी बहू को काशी भिजवाने की बात हो रही थी तब तो कुछ नहीं कहा था, है? तब तो सिर्फ इस घर के मंगल के बारे में सोचा था, पुरुषों के बारे में तो सोचा ही नहीं था। अरे बाबा, अब सारा दोष मेरे ऊपर आ गया है, हाँ? यही ना? अरे क्या मैं भी बड़ी बहू को इस तरह से काशी भेजना चाहती थी? वो तो काशी जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसीलिए ये व्यवस्था की। और तेरे परिवार के दोनों बेटे उस बड़ी बहू को लेके झगड़ रहे हैं। तू क्या करती बता? क्या कर लेती तू, हाँ? वो बड़ी बहू अगर जोर से रोती तो सबसे पहले तेरा बेटा चंदर आकर उसे रोकता। क्या जवाब देती तू उसको, हाँ? घर गृहस्थी में महिलाओं की जिंदगी के बारे में कोई नहीं सोचता, समझी? आगे बढ़ने से सब लोग कहेंगे कि लोगों के आगे सर झुक गया है, और पीछे आने से लोग कहेंगे कि अपने घर गृहस्थी पर ठीक से ध्यान नहीं रख पाई। माँ, बड़ी बहू सुनो, अब कैसी हो तुम बताओ? ओ दीदी, आप माँ के पास जाइए, माँ आपको बुला रही हैं। माँ जी, दया करके अब मुझे मत रोकिए, अब मुझे विदा कीजिए। हमारे बीच तो सती होने की विधि भी नहीं होती है। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि पश्चिम देश की लड़कियां व्रत पालन करती है जिसमें आग में कूद जाती है। कहते हैं कि उससे पुण्य मिलता है। माँ जी, मुझे ऐसा कुछ करने दीजिए, अभी मुझे ऐसा कुछ करने दीजिए। ये सब कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी बात कर रही हैं? इस घर के सब लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, ये लोग आपको मरने क्यों देंगे? ओ दादी माँ, ओ माँ, देखिए ना दीदी कैसी बातें कर रही हैं, देखिए ना आप। माँ, मैंने तय किया है कि कल ही रानी और भाभी को लेकर मोखीमपुर चला जाऊंगा। नहीं देवर जी, भाभी, आप मेहरबानी करके इस विषय में कोई बात नहीं करेंगी। इतने दिनों से मैंने आपको माँ का दर्जा दिया है ना? तो फिर आपका ये देवर आपके बारे में जो भी निर्णय लेगा वो निर्णय आप चुपचाप मान लेंगे। इतना अधिकार तो है ना मेरा भाभी?
ऐसा कैसे हो सकता है चंदन? नानी जी, मैं पिताजी को भी सब बताऊंगा। समाज के किस किस पंडित की क्या क्या राय चाहिए बताइए, मैं सबकी राय लूंगा। लेकिन भाभी को इस घर में मैं अकेले नहीं रहने दूंगा। किसी हाल में नहीं, वो हमारे साथ अलग रहेंगे। रानी, तुम भाभी को लेकर अंदर जाओ, सारी तैयारियां करो, कोई प्रश्न नहीं। मैंने कहा ना, कोई प्रश्न नहीं। तुम जाओ। अरे ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, बड़ी बहू को कोई अगवा कर ले जा रहा था। क्या बात है? आप चंदर को रोकिए, चंदर को रोक लीजिए। आपके पैर पड़ती हूँ मैं, वही तो मेरा एकमात्र सहारा है। चंदर के सिवा और कोई नहीं है मेरा। चंदर पराया हो रहा है। आप चंदर को जाने मत दीजिए, चंदर को किसी हाल में जाने मत दीजिए। मुझे और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कभी भी कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप चंदर को कहीं मत जाने दीजिए। मुनिम जी। हाँ जी। आज रात को ही आप पालकी तैयार करने के लिए बोलिए। कल सुबह मैं मोखिमपुर के लिए निकल जाऊंगा। और हाँ, मोखिमपुर के आसपास के महल का मैं परिदर्शन करूंगा। आप वैसे ही आयोजन कीजिए। छोटे मालिक, कितने दिनों की व्यवस्था करूं? हमेशा के लिए। मुनिम जी, मैंने तय किया है कि अभी से मैं वहीं रहूंगा। और हाँ मुनिम जी, साथ में सिर्फ छोटी बहू रानी ही नहीं, मेरी भाभी भी रहेंगी। आप वैसा ही आयोजन कीजिए। आप तीनों अब से मुखिमपुर में ही रहेंगे? आपको कोई आपत्ति है? मुझे आपत्ति है। मुनीम, जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। किसी के लिए कोई आयोजन करने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर रामतनु के साथ व्यापार का हिसाब करने बैठो। कितने नाव से सामान आया है वो जरा देखो। परिवार की शांति संभालूं या व्यापार संभालूं? अचानक ऐसा निर्णय लेने का तुम्हारा कारण क्या है चंदन? पिताजी, सच आपको मैं बता नहीं सकता, मुझे माफ कर दीजिए। और आपको तो पता है कि मैं झूठ नहीं कहता, इसीलिए जबरदस्ती सच जानने की कोशिश मत कीजिएगा। कारण तो स्पष्ट है भैया, आप मेरे लिए ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। चाचा जी, इससे अच्छा आप फिर से मुझे किसी दूर के तालुका में भेज दीजिए। जब भैया के मन में मेरे लिए इतनी घृणा, इतना गुस्सा है, तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। तुम दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं है, समझे? लेकिन बच्चों जैसे लड़ जरूर रहे हो। यूं आपस में लड़ाई ना करके, तर्क वितर्क ना करके, तुम दोनों जरा व्यापार में ध्यान दो। चंदर, ये नील निर्यात का समय नहीं है। इस बारे में व्यवस्था हो चुकी है, देखा तुमने? चंदर, इस तरफ भी जरा ध्यान दो, दूसरी तरफ से ध्यान हटाओ। साहब के साथ जरा मिलो। सुना है
इंग्लैंड में नील की जरूरत ज्यादा बढ़ रही है। बाजार में घुसने के लिए हमें उत्पादन भी बढ़ाना होगा। जरूर चाचा जी। सुनने में आ रहा है कि कई जगह किसान नील की खेती नहीं करना चाहते हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद गांव के कई किसान एकजुट होकर नील की खेती करने के लिए मना कर रहे हैं। तुम्हें बता दूं, मेरे पास भी यहाँ वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं। किसानों की बुद्धि तो देखिए चाचा जी, ज्यादा मुनाफे में नील की खेती ना करके सरसों की खेती करना चाहते हैं। साहब लोगों को उनसे नील की खेती जबरदस्ती करवानी चाहिए। अभय, जो लोग खून पसीना बहा के खेती करेंगे उनकी सहमति का कोई मूल्य नहीं है। जबरदस्ती उनके कंधे पर ब्याज चढ़ा देना है। अगर ताकत ज्यादा है तो क्या हमेशा उन्हें तकलीफ देनी है? यही तो समाज का नियम है भैया। जोर जिसका, विजय लक्ष्मी उसकी। ये तो मुझे समझ में आ रहा है। हमारे समाज में पुरुषों का जोर ज्यादा है, इसीलिए वो लोग लड़कियों पर अत्याचार करते हैं। साहेब और जमींदारों की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए वो लोग किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भूल कर रहे हो चंदर। शेर और हिरन के बीच दोस्ती होने से दुनिया नहीं चलती। तुम नील और किसानों के बारे में सोच रहे हो ना? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये मत भूलना उस नील की खेती से हम लोग भी मुनाफा कमा रहे हैं। दुख की बात क्या है पता है पिताजी? हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं का रिश्ता भी उस शेर और हिरन जैसा बन गया है। तुर्कियों के आने के बाद लड़कियों को पर्दे के पीछे धकेल दिया। क्या फायदा हुआ बता सकते हैं? क्या मंगल हुआ इस समाज का? देखो, ये सब सामाजिक न्याय नीति, ये बातें करने के लिए हमारे पास काफी समय है चंदर। अभी के लिए तुम नील निर्यात पर ध्यान दो, समझे? यही सही है। अभी और इन बातों की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं रानी और भाभी को लेकर मोखिमपुर जाना चाहता हूँ, वहीं जहाँ नील की खेती की जाती है। अब मैं उसी में ध्यान दूंगा। अचानक बड़ी बहू को साथ लेकर जाना क्यों चाहते हो? पिताजी, भाभी इस घर में नहीं रहना चाहती है। वो मेरी माँ जैसी हैं और मैं उन्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ पिताजी, आप मुनीम जी से कहिए हमारे 3 लोगों की जाने का आयोजन करने के लिए। अभय, तुम्हें एक बात बोलता हूं, याद रखना, संयम ही इंसान को उसकी राह पर चलाता है, उसे लक्ष्य भेद करने के लिए सहायता करता है। ये बात मैं तुमसे क्यों करने जा रहा हूं, तुम्हें जरूर समझ में आ रही हो। मुनीम, ये तो बिना बादल की बरसात है। पूरा का पूरा दास साम्राज्य ठप से मेरे हाथों में आने वाला है। राजचंदर, अगर तुम कभी वापस आते भी हो, देखना इस घर की कोई भी बागडोर तुम्हारे हाथ में नहीं होगी। देखिए तो दीदी, और कुछ लेना पड़ेगा क्या? पहले तो आप उनकी सारी चीजें तैयार करती थी। आपको तो ज्यादा पता होगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अभी तो तू सब कुछ सीख गई होगी छोटी बहू, मुझे और देखने की क्या जरूरत है? ऐसा बोलने से चलेगा? आपकी जरूरत कभी भी खत्म नहीं होगी। रानी, तुमने सब कुछ ठीक से समेट लिया है ना? भाभी, आज रात को आप यहीं रानी के साथ रहिए, मैं किसी दूसरे कमरे में जाता हूँ। लेकिन मुझे कौन क्या करेगा देवर जी, और करने से क्या होगा? इस जान का इतना मूल्य नहीं है। ओ दीदी, आप फिर से ऐसी बातें कर रही हैं। आपको पता नहीं ये सब बातें करने से इनको कितना दुख होता है, फिर भी कह रही हैं। सारी जिंदगी मुझे सुनना पड़ेगा। ये घर मैं
मैंने तोड़ा है। इस वंश के एक बेटे को मैंने खा लिया है और एक बेटे को परिवार से अलग कर दिया है। ये कलंक माथे पर लेकर तो मुझे जीवित रहने के लिए कह रही है। भाभी, भाभी आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें आप कभी मत कीजिए। इस देश की लड़कियां आपकी तरह सोचती है, इसलिए उनकी ऐसी दुर्दशा है। बस इतनी ही तकलीफ है। और दूसरी तरफ गोरों को देखिए, वहां लड़के और लड़कियां एक दूसरे के समान हैं। लड़कियां पढ़ना सीख रही हैं, घोड़े पर चढ़ रही हैं, बाहर घूमने जाती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग सबके सामने अपनी राय आजादी के साथ व्यक्त कर सकती हैं, और उस राय को भी बहुत महत्व दिया जाता है। गोरे लोगों के साथ तुम हमारी तुलना कर रहे हो देवर जी? हाँ भाभी, तुलना कर रहा हूँ, और ये करने में आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। भाभी, इस महल के अंदर क्या है बताइए तो? यहाँ सिर्फ कुसंस्कार और झूठी बदनामी है। पति मर जाने के बाद उनकी पत्नियों को जीवित जला के मार दिया जाता है, नहीं तो काशी में जाना पड़ता है। और जिनका भाग्य अच्छा होता है वो लोग सारी जिंदगी सास ससुर पति की सेवा जतन करते करते मर जाती हैं।